अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस फार्मासिस्ट। टुडे द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज़ रिसेप्टर्स। तो जैसे ही आप सबको पता है, आपने फॉर्म डी फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो रिसेप्टर कितने इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड अब आप फॉर्म दी सेकंड प्रॉफ में हैं, तो सेकंड प्रॉफ में भी फार्माकोलॉजी को स्टडी करने के लिए रिसेप्टर आर द मेन टॉपिक। रिसेप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर ड्रग का कोई ना कोई रिसेप्टर होगा, वो किसी न किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी। तो हमें पहले इन रिसेप्टर्स का पता होगा, तो फिर हमें उस ड्रग के मैकेनिज़्म को समझने में आसानी होगी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ रिसेप्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि आपने फार्माकोलॉजी के लिए, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, फार्माकोलॉजी 1 पढ़ेंगे, तो मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट बुक इज़ लिपनकॉट। अगर कोई थोड़ी अच्छी एडवांस बुक पढ़ना चाहता है तो वो कैटजन पढ़ सकता है, गुडमैन एंड गिलमैन पढ़ सकता है, या फिर रेंगेंग डेल पढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लिपनकॉट से पढ़ें। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है एंड इजी वर्डिंग में भी है। देन आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है तो आप कैटजन से या रेंगेंग डेल बुक से भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिसेप्टर इज़ डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल to which a drug binds and produces a measurable response। क्या मतलब हुआ कि रिसेप्टर कोई भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिस पे ड्रग जो है वो बाइंड करेगी और एक मेजरेबल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। अब रिसेप्टर्स देखते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल देखी जाए तो रिसेप्टर में एंजाइम्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हमारे रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो रिसेप्टर का जो रिचेस्ट सोर्स है ना, वो हमारे बाउंड प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं एंड हमारे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। अब ये तो थे रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, अब हमने देखना है कि रिसेप्टर की मेजर टाइप्स कितनी हैं। तो ये आपके पेपर में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में, फार्माकोलॉजी 1 के पेपर में भी मेन क्वेश्चन आता है कि क्लासीफाई रिसेप्टर एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब रिसेप्टर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो रिसेप्टर की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ द ligand gated ion channels। Number 2 is the G protein coupled receptors. Number 3 is the enzyme linked receptors. And number 4 are the intracellular receptors। अब हम वन बाय वन इन सारे रिसेप्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आर द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पेट लॉन्ग 20 मार्क्स का आता है एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे ही रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। हर ड्रग का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, एएनएस की, खसूसन एएनएस की ड्रग्स का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो जैसे ही हम फर्दर स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है और कैसे अपना सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या देखा? रिसेप्टर की डेफिनेशन देखी, रिसेप्टर की टाइप्स देखी। अब हम देखते हैं कि जो रिसेप्टर है उस पे ड्रग आके किस तरह एक्ट करती है, ड्रग रिसेप्टर का क्या इंटरेक्शन होता है। इसकी हेडिंग है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, या फिर इसको हम कह सकते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, या फिर इसको हम कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। एंड मैं आपको ये बताती चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, या फिर व्हाट इज़ ड्रग रिसेप्टर। तो उसमें आपने रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने बताना है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे किस तरह होता है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिग्नल पाथवे, ट्रांसडक्शन पाथवे की एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, signal transduction is a process by which an external signal received by the cell is converted into cellular response। क्या मतलब हुआ कि सिग्नल ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई एक्सटर्नल सिग्नल आया, एक्सटर्नल सिग्नल आने के बाद वो एक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स में जनरेट हो गया। अब रिस्पॉन्स किस तरह जनरेट होता है, उसकी स्टेजेस होती हैं। तो हम स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है? नंबर 1 स्टेज इज़ द रिसेप्शन, सेकेंड वन इज़ द ट्रांसडक्शन। रिसेप्शन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी लिगैंड आया, कोई भी ड्रग आई, वो आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड की और उसने रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज करा दिया।
ठीक है, रिसेप्शन ये था। हमने रिसेप्शन देख ली। इसके बाद जो स्टेज आती है वो हमारे पास है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ होगा वो सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन कराएगा। सेकंड मैसेंजर की जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो फिर हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं कि कौन फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा पाथवे स्टार्ट हो सकता है। तो फॉस्फोराइलेशन का पाथवे स्टार्ट हो सकता है, जिसकी मदद से हमारे पास एंजाइम एक्टिवेट होगा और प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास पाथवेज होंगे जो एक्टिवेट होंगे। नॉट ओनली द फॉस्फोराइलेशन पाथवे एक्टिवेट होगा, बल्कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाथवेज हैं जिनमें हम देख लेते हैं कि अभी हमने पढ़ी थी रिसेप्टर की कितनी टाइप्स हैं। रिसेप्टर की टाइप्स हैं 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। तो अगर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट होंगे तो उनमें कौन कौन से पाथवे आएंगे। तो उनमें बेसिकली हमारे पास 3 पाथवेज आ सकते हैं। नंबर 1 इज़ द फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। इसमें हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट हुआ। उसने फिर क्या करना था, मैंने आपको बताया कि सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन करानी थी। अब सेकंड मैसेंजर यहाँ पर क्या होंगे, IP3 एंड DAG। IP3 स्टैंड्स फॉर आइनोसिटोल ट्राई 145 ट्राईफॉस्फेट फॉस्फेट एंड DAG स्टैंड्स फॉर डाई इसाइल ग्लिसरोल। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जो पहला पाथवे हमने देखा वो था फॉस्फोलाइपेज सी का पाथवे। देन सेकंड पाथवे है एडिनाइलाइल साइक्लेज का पाथवे, जिसने कौन से सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन करानी है, CAMP स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। थर्ड वन इज़ द चैनल रेगुलेशन पाथवे। ये स्पेसिफिक चैनल्स के लिए होगा, पोटेशियम चैनल्स के लिए या फिर कैल्शियम चैनल्स के लिए। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़े थे लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। फिर हमने पढ़े थे ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंड फिर हमने पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये थी बेसिकली रिसेप्टर्स की टाइप्स और किस तरह ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेपर में डायग्राम के ज़रिए से क्वेश्चन को इलेबोरेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियोस को देखें, लेक्चर्स अपने लें, उसके बाद इसमें डायग्राम्स को ज़रूर ऐड करें। डायग्राम से एक तो आपको समझ अच्छी आती है, दूसरा ये हो जाता है कि आपके मार्क्स मैक्सिमम गेन हो सकते हैं। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे अभी मैंने पढ़ाया था आपको। तो उसमें हम देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली किस तरह हमने डिस्कस किया था। फॉस्फोराइलेशन कैस्केड, तो फॉस्फोराइलेशन कैस्केड का ही मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी लाइगेंड आया, लाइगेंड में मैंने आपको बताया था कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक लाइगेंड आया, उसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहेंगे। उसने बाइंड किया मेम्ब्रेन के ऊपर, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट था। लिगैंड ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि एंजाइम एक्टिवेट होगा। जब एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या कराया, सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन कराई। सेकंड मैसेंजर यहाँ पर हमारे पास था साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर उसने क्या कराया कि PKA प्रोटीन काइनेज A की प्रोडक्शन कराई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन का कैस्केड चला। फॉस्फोराइलेशन का कैस्केड चलने से क्या हुआ, हमारे पास सेलुलर रिस्पांस जनरेट हो गया। और ये था सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अगर आप ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन आपको क्वेश्चन आता है, उसमें आपने वो जो सारी मैंने आपको थेरेटिकली बातें बताई वो लिख देते हैं, आप ये डायग्राम बना देते हैं, तो इंशाल्लाह आपको 5 में से 5 मार्क्स ही ऑब्टेन होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने रिसेप्टर की पहली टाइप पढ़ी थी लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ये फर्स्ट रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर है वो है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। इसमें अब हमारे पास ये ट्रांस मेम्ब्रेन लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपको नेम से ही जाहिर हो रहा होगा, आयन चैनल रिसेप्टर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस रेगुलेशन ऑफ आइंस कराएंगे, इसीलिए इनको हम समटाइम्स आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अगर इनकी एग्जांपल देखें तो इसमें निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स आ सकते हैं, गाबा टाइप A रिसेप्टर्स आ सकते हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स आ सकते हैं, एंड
अब अगर हम इन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को देखें, तो एक्टिविटी ऑफ दीज चैनल्स इज़ रेगुलेटेड बाय बाइंडिंग अ लाइगेंड टू दीज चैनल। इनकी एक्टिविटी कब रेगुलेट होगी? कब? जब हर रिसेप्टर की एक्टिविटी तब रेगुलेट होगी जब उसके ऊपर कोई ना कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा, कोई ना कोई सिग्नल आएगा। तो कोई ना कोई लाइगेंड आके बाइंड किया इन चैनल्स के साथ और इन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट किया। और जो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं, इनका जो रिस्पॉन्स है वेरी रैपिड होता है फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, इनका एक्शन बहुत रैपिड होगा लेकिन फ्यू मिली सेकेंड के लिए होगा। अब अगर लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये जो है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। पेंटा का मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि पाँच स्ट्रक्चर पे बेस कर रहा होगा, जिसमें से 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होंगे, जिनमें 2 अल्फ़ा होंगे, 1 बीटा, 1 एप्सिलॉन एंड 1 डेल्टा सब यूनिट होगा। और ये जो यहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर अभी दिखाती हूँ, इनमें जो स्ट्रक्चर के ऊपर बाइंडिंग साइट होगी ना लिगेंड के बाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन ने आके बाइंड करना है, तो एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग के लिए इसके ऊपर 2 साइट्स होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द रेगुलेशन ऑफ आयंस के लिए। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की कंडक्शन होएगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होएगी, एज अ रिजल्ट डीपोलराइजेशन होगी। ये जो सारी थ्योरी आप देख रहे हैं लिखी हुई, ये मैंने रेंग एंड डेल बुक से लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ये आपको हेल्प करेगी। अब डायग्राम की बात की जाए तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था आपने डायग्राम लाजमी करनी है। अब लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, तो ये है हमारी लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू कैन सी दिस इज़ द लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये जो सब यूनिट है ना, ये है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर है अभी क्लोज्ड स्टेट में है। मैंने आपको बताया था इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, मीन्स 5 सब यूनिट्स होंगे। तो आपको काउंट करा देती हूँ। दिस वन इज़ द अल्फा सब यूनिट, दिस वन इज़ द बीटा सब यूनिट, दिस वन इज़ also द अल्फा, दिस वन इज़ द delta subunit, and the center one is the gamma subunit. So these all 5 subunit comprises the pentameric structure of the ligand gated ion channel receptors. अभी रिसेप्टर क्लोज्ड स्टेट में है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ligand आके बाइंड नहीं किया, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल नहीं आया। लेकिन जैसे ही इस पर एक्सटर्नल सिग्नल फर्स्ट मैसेंजर लाइक एसिटाइल कोलिन, अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा ना कि इसकी एग्जांपल में आता है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड किया, तो क्या हुआ कि रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। जो क्लोज्ड रिसेप्टर था वो यहाँ पर ओपन हो गया, रिसेप्टर के चैनल्स ओपन हुए, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, एंड फिर हमारे पास फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। एज़ यू कैन सी इन दिस लिपिन कॉर्ड बुक, जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली बात समझाई है, उन्होंने यहाँ पर थेरेटिकली लिखी हुई है कि स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर बाय एसिटाइलकोलिन opens the channel that allows the influx of the sodium and the outflux of the potassium across the cell membrane of the neurons. This change in ionic concentration across the membrane generates an action potential। कि वही बात, सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से क्या हुआ? कंट्रैक्शन इन द स्केलेटल एंड द कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल के अंदर और कार्डिक मसल के अंदर चूंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनकी कंट्रैक्शन हो गई। तो ये था लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ये भी पीयू के पास्ट पेपर्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, इसकी रिसेप्टर की फैमिली बतानी है, फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है कि किस तरह एक्ट करेगा, जो मैंने आपको बताया, इसका स्ट्रक्चर आपने बताना है, एग्जांपल्स बतानी है, एंड देन आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब सेकंड मेजर फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स की जो टाइप है उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मैंने आपको सबसे पहले बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स।
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में हमारे पास क्या आता है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है वो हम देखते हैं। दीज कंप्राइजेज अ सिंगल हेलिकल पेप्टाइड, इनमें एक सिंगल हेलिकल पेप्टाइड होता है दैट हैज 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, जिसके 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स होंगे। इन रिसेप्टर्स को सम टाइम हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं या फिर 7 TDM 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इन रिसेप्टर्स की का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, फिर हम इनकी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे देखेंगे। As the definition suggests, these receptors are called as 7 transmembrane receptors। तो 7 transmembrane receptor का क्या मतलब है, यहाँ अल्फा हेलिक पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब है। तो जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ये था कि अगर एक हमारे पास ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन है, एज यू कैन सी दीज एंड दीज आर द प्लाज्मा लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का मतलब ये है कि अल्फा हेलिकल एक पेप्टाइड है, उसके 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स होंगे। ठीक है, उनके साथ सब यूनिट्स अटैच होंगे, अल्फ़ा सब यूनिट होगा, बीटा सब यूनिट होगा एंड गैमा सब यूनिट होगा, ये होंगे। फिर जब इनके पास कोई एगोनिस्ट आएगा, कोई लाइगेंट आएगी, कोई भी ड्रग आएगी, जब वो इनसे बाइंड करेगी, एगोनिस्ट वो होता है, वो ड्रग है जो कि इन्हेंस करती है किसी भी एक्शन को। ठीक है, एगोनिस्ट आके इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, अब हम वो देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। एज़ द बुक सजेस्ट के जो हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे हमारे 3 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द अल्फा सब यूनिट, नंबर 2 इज़ द बीटा एंड थर्ड वन इज़ द गैमा। तो जब कोई भी एगोनिस्ट आके बाइंड करता है तो क्या होता है कि जो बीटा और गैमा सब यूनिट हैं वो अलग हो जाते हैं, और अल्फा सब यूनिट जो है ना वो जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ जाके बाइंड कर जाता है। जब वो बाइंड करेगा अल्फ़ा जीटीपी के साथ तो बीटा एंड गामा सब यूनिट सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो जो जीटीपी बाइंडिंग जो है अल्फ़ा सब यूनिट के साथ वो इंक्रीज़ करेगी, अल्फ़ा जीटीपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, बीटा गामा कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो जाएगा। फिर जो हमारे पास है जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होगा एंड फिर हमारे पास इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। एज द डायग्राम सजेस्ट, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, एगोनिस्ट आया बाइंड किया। पहले हमारे पास 3 सब यूनिट थे और वो जीडीपी के साथ अटैच हुए थे, लेकिन जैसे ही एगोनिस्ट आया जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो जीटीपी के साथ अटैच हो गया, और जो बीटा एंड गामा सब यूनिट है वो सेपरेट आउट हो गए, उनका कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो गया, और अल्फ़ा एंड जीटीपी सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो गया। अब जो अल्फ़ा जीटीपी है ना वो कन्वर्ट होगा जीटीपी में एंड फर्दर हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ये देखते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में ना जी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जी प्रोटीन्स कितने टाइप्स की प्रेजेंट होंगी, तो 4 टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स होंगी। नंबर 1 इज़ द जीएस, इनको स्टिम्युलेटरी जी प्रोटीन्स भी कहा जाएगा, और इन पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, एडिनाइलाइल साइक्लेज एक्ट करेगा। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती हैं, पेपर में भी आती हैं। तो आपने मेरे पेपर में 2024 के पेपर में फार्माकोलॉजी का जो क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कंपलसरी कर दिया, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था 5 मार्क्स का कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स लिखें। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपसे अपने नोट्स शेयर किए हैं, मैंने पहले उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसका स्ट्रक्चर बताया, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, और फिर मैंने साथ ही इनकी जो डायग्राम्स आपके साथ शेयर किए हैं मैंने डायग्राम बना दी। तो आपने भी इसी तरह इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले जीएस होगी, जीएस पे किसका एक्ट करेगा, स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन है, इस पे एडिनाइलाइल साइक्लेज एक्ट करेगा, और कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग होगी। नंबर 2 पे जो जी प्रोटीन आती है वो जी आई है, जी आई से आपको जाहिर हो रहा है इनहिबिटरी जी प्रोटीन है, एडिनाइल साइक्लेज की इनहिबिशन कराएगी और पोटेशियम चैनल की ओपनिंग कराएगी। फिर आ जाती है जी ओ कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन कराती है, एंड जी क्यू जो होती है वो फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन कराएगी, फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन कराएगी। अब हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो इनमें हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आएंगे एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आएंगे। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे,
कोलिनर्जिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे वो कैटेकोलामाइन से बाइंड करेंगे। आपको पता है कैटेकोलामीन्स के अंदर हमारे पास एपिनेफ्रीन आता है, नॉरएपिनेफ्रीन आता है, डोपामीन भी आता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होंगे वो बाइंड करेंगे कोलीन के साथ और अपना सिग्नल ट्रांसडक्शन पे परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कोलिनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को। ये एएनएस की जब आप ड्रग्स पढ़ेंगे उनमें ये रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया कोलिनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बिलोंग्स टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनमें आगे फर्दर हमारी क्लासिफिकेशन होती है टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में। तो जो फर्स्ट वन रिसेप्टर्स होंगे वो हमारे पास होंगे मस्करीनिक रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर, एंड देन हमारे पास होंगे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मस्करीनिक रिसेप्टर्स को। मस्करीनिक रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर की टाइप्स हैं और इनकी 5 सब टाइप्स होती हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। अब हम देख लेते हैं M1 की लोकेशन क्या है, M2 की, M3 की। तो जो स्टूडेंट्स M1 रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैराइटल सेल्स में। और ये कौन से पाथवे को एक्टिवेट करेंगे? फॉस्फोलाइपेज सी के पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। और इनका मैं आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे भी बताती हूँ। जो M2 रिसेप्टर्स होंगे वो स्पेसिफिकली नोडल सेल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होंगे। ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। जो M3 रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास स्मूथ मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे, एंड सेम ये भी IP3DAG यानी फॉस्फोलाइपेज सी के पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ हाँ ये पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। M1, M3 एंड M5। M4 और जो M5 रिसेप्टर्स है ना ये CNS में प्रेजेंट है, लेकिन इनका रोल अभी तक डिस्कस आउट किया जाएगा। बस इतना ही बताया कि इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो या मेमोरी लॉस होता है। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजी में बच्चे जो M1, M3 एंड M5 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो कन्फर्मेशन चेंज इन रिसेप्टर आएगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं तो ये आपने हमेशा याद रखना है। M1, M3 एंड M5 ने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करना है। फॉस्फोलाइपेज सी से क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ IP3 एंड DAG होगी। इसकी मैंने एब्रीविएशन आपको बताई थी, आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट एंड डायसाइल ग्लिसरोल। जब ये एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे? हमारे पास ये इफ़ेक्ट आएगा कि ये स्टिमुलेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है एंजाइम्स को, या फिर जो DAG पाथवे की तरफ अगर चला जाएगा तो वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होंगी। इसको अगर मैं आपको किस तरह से गाइड करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये M1 जो थे वो CNS में थे, सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैराइटल सेल्स में थे। वहाँ पे इन्होंने M1 ने फॉस्फोलाइपेज सी के पाथवे को एक्टिवेट किया, IP3 ज़्यादा हुआ तो इससे क्या होगा? CNS की एक्साइटेशन होगी, मेमोरी इंक्रीज़ होगी, लोकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एंड हमारी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी। सेम जो M1 का मैकेनिज़्म था वो ही M3 का मैकेनिज़्म होगा, लेकिन हमने उनको उनके जहाँ पे लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से वो मैकेनिज़्म लिखना है। जैसे मैंने बताया कि M3 में भी आपने यही मैकेनिज़्म लिखना है कि when the agonist bind to M3 receptor it activates phospholipase C, then there is the production of IP3 and DAG, then calcium level increases, and due to the increase in calcium level अब जो हमारे पास रिसेप्टर मेडिएटेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे उसमें क्या क्या रिस्पॉन्स आ सकते हैं? M3 की वजह से जो रिस्पॉन्स आएंगे उनमें क्या होगा? चूँकि ये प्रेजेंट थे स्मूथ मसल में तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर ये प्रेजेंट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में तो वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन कराएंगे, ग्लैंड्स की ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन होगी। तो ये M1, M3 और M5 का मैकेनिज़्म आपने इस तरह ही लिखना है। जब आपकी बात आ जाएगी, जब भी कोई ऐसी ड्रग आ जाए जो M2 या M4 रिसेप्टर से बाइंड कर रही है तो उनका मैकेनिज़्म सेम होगा। क्या लिखेंगे? व्हेन द एगोनिस्ट बाइंड टू M2 रिसेप्टर इट स्टिमुलेट G प्रोटीन एंड इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज अकर्स। M2 एंड M4 बाइंड करेंगे तो इनहिबिशन ऑफ
जैसे मैंने बताया कि अगर M2 M4 बाइंड करेंगे तो इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज होगी, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल कम होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। और किस तरह हम रिसेप्टर को रिलेट करेंगे, मैंने M2 की लोकेशन आपको क्या बताई थी, हार्ट में प्रेजेंट होगा। तो हार्ट में प्रेजेंट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है तो क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने ये मैकेनिज़्म करने हैं। अब जो दूसरी टाइप मैंने आपको बताई थी जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ डील करती है, तो उसमें हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की भी आगे से टाइप्स हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर में भी फिर हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स आ जाते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स आ जाते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेनली वो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आइज, ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूट्रस। वहाँ पर वो क्या कराएंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। और इनका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे क्या है, इनका भी वही फॉस्फो लाइपेज सी वाला पाथवे है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, जो कि M1 M3 एंड M5 का पाथवे था। तो अगर आपसे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है तो आपने बताना है कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं और ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेंगे। फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा तो IP3 एंड DAG की प्रोडक्शन होगा। IP3 आएगा तो कैल्शियम का रिलीज़ होगा, कैल्शियम रिलीज़ होगा तो फिर आगे फर्दर एक्शन परफॉर्म्स होंगे। अगर DAG आएगा तो वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे मैनी सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होंगे। अब अगर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स की बात की जाए तो वो प्रेजेंट है न्यूरॉन्स के अंदर, पैनक्रियास, प्लेटलेट्स के अंदर, CNS के अंदर। अल्फ़ा 2 इनहिबिटरी होते हैं तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को कम करेंगे, पैनक्रियास में इंसुलिन के लेवल को कम करेंगे, प्लेटलेट में प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम करेंगे एंड CNS में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को कम करेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। और इनका सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे मैकेनिज़्म क्या है, जैसे M1 M3 M5 का और अल्फ़ा 1 का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम है, वैसे ही M2 M4 एंड अल्फ़ा 2 का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम है कि जब अल्फ़ा 2 से कोई ड्रग बाइंड करेगी तो ये भी जैसे M2 इनहिबिट कर रहा था एडिनाइल साइक्लेज को, वैसे ही अल्फ़ा 2 भी इनहिबिट करेगा। एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा तो CAMP का लेवल कम हो जाएगा, और CAMP का लेवल कम होगा तो फिर हमारे पास फर्दर जो एक्टिविटी है रिसेप्टर की वो होगी। और ये जो इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है वो GI प्रोटीन की वजह से होगी। और जब CAMP का लेवल कम होगा तो फिर फर्दर हमारे पास रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ कम हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ कम हो जाएगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम हो जाएगा। एज़ यू कैन सी इन माई बुक एंड नोट्स, मैंने साथ साथ जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें मैंने रेफरेंस लिखे हुए हैं। कुछ चीज़ें मैंने रैंकिंग डेल बुक से ली हुई हैं, कुछ मैंने कैटजन से ली हुई हैं, कुछ लिपिन कॉर्ड की चीज़ें हैं। तो जैसे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का मैंने पहले अल्फ़ा रिसेप्टर्स बताए, तो वैसे ही बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा की भी टाइप्स होती हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। जब ये बीटा वाले रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो इन्होंने स्टिम्युलेशन करानी है एडिनाइल साइक्लेज की। M2 M4 एंड अल्फ़ा 2 जो थे वो क्या करा रहे थे, वो इनहिबिशन करा रहे थे, लेकिन जो बीटा के सारे रिसेप्टर्स हैं उन्होंने एक्टिवेशन करानी है, स्टिम्युलेशन करानी है। जब स्टिम्युलेशन कराएंगे तो क्या होगा, ATP जो है वो CAMP में ज़्यादा कन्वर्ट होगी, CAMP का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और लिवर के अंदर ये जो है एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कराएंगे, यानी कि कैस्केड ऑफ इवेंट होंगे जो कि ये काम कराएंगे। फिर अगर हार्ट में इनकी बात की जाए तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ज़्यादा होगा, क्योंकि CAMP का लेवल ज़्यादा है तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा आएगा। और अगर स्मूथ मसल्स में बात की जाए, CAMP ज़्यादा होगा तो वो रिलैक्सेशन कराएगा स्मूथ मसल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर आएगी वो होती है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, और इनको काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में। तो ये थर्ड रिसेप्टर फैमिली है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन होगा जो कि स्पैन करेगा मेम्ब्रेन को एक ही दफ़ा में एंड मे फॉर्म अ डाइमर और मल्टी सब यूनिट कम्प्लेक्सेस। यानी कि प्रोटीन जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा, उसके बाद वो डाइमर बना सकता है या फिर मल्टीपल सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। और इनकी वैरायटी होती है, इनको काइनेजिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इनकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो इसमें RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस होंगे, रिसेप्टर सीरीन होंगे, थ्रियोनीन काइनेजेस होंगे या फिर साइटोकाइन रिसेप्टर्स। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व
in a variety of protein mediators that are involved in growth factors, cytokines and hormones such as insulin. अब अगर इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लाइगेंड गेटेड डोमेन इनकी होती है। इनका ना कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है क्योंकि नेम से ही सजेस्ट कर रहा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। तो जो ये एंजाइम की डोमेन है ना लिगेंड की, वो इस तरह की होगी और ये हेलिकल पेप्टाइड होगा। ये एक मोनोमर है और ये भी एक मोनोमर है। टायरोसिन काइनेज रीजन ये वाला है। जब भी कोई लैगेंड आता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन का आ रहा है, इंसुलिन हार्मोन आ रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, वो यहाँ पर आया, इन्होंने आपस में पहले ये मोनोमर थे, इन्होंने आपस में डायमर बना लिया। ये देखें जो SH2 प्रोटीन्स हैं, थ्रियोनिन की जो प्रोटीन्स हैं, सीरीन प्रोटीन्स हैं, इन्होंने इंसुलिन हार्मोन के आने के बाद जो एंजाइम था उसने इनके साथ लिंक बना के डायमर बनाया। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप था इसको बेसिकली SH2 प्रोटीन्स कहा जा रहा है। इन्होंने सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। तो ये थे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। जो लास्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ रिसेप्टर है वो हमारे पास है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर में क्या होता है कि ड्रग आई या फिर कोई भी लिगेंड आया, उसकी एंट्री हुई साइटोप्लाज्म के अंदर। एज यू कैन सी दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। ड्रग साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हुई। एज यू नो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी है। यहाँ पे हमारे पास इनएक्टिव रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। तो जब ड्रग आई उसने इनएक्टिव रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया न्यूक्लियस के अंदर। ड्रग ड्रग ने इनएक्टिव को रिसेप्टर्स को न्यूक्लियस के अंदर एक्टिवेट कर दिया। ड्रग उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड की। और आप सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या काम होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर कोई सिग्नल आता है तो वो जैसे ड्रग हमारी आई न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर के साथ बाइंड की, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन का आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो आरएनए में कन्वर्ट हुआ। ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना, फिर ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हुआ। फिर आरएनए जो था न्यूक्लियस से निकल कर साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आया तो आरएनए की फर्दर क्या हुई, ट्रांसलेशन हुई। आरएनए कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोटीन्स और हमारे पास प्रोटीन्स कन्वर्ट हुई। फिर प्रोटीन्स ने क्या किया, बायोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट किया। अब आप पूछेंगे प्रोटीन किस तरह बायोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करेंगे, तो आपको पता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स ही है ना, तो एंजाइम बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगी। So this is the today's video about the receptor. I hope you will understand my lecture very carefully. मैंने आपको ये लेक्चर बहुत ही डिटेल में बता दिया, इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी की तरफ फोकस करें।